नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, साल 2024 है और यह चुनाव का साल है, लोकसभा चुनाव का साल। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कुछ होता भी नहीं है और उसमें भी लोकसभा चुनाव। देश को नई सरकार मिलनी है 2024 में मई महीने में। तो देखिए, अब सारी बातें चुनाव के इर्द गिर्द सिमट जाएंगी। टिकटों का फैसला होना है, गठबंधन का निर्णय होना है, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात बनी नहीं है, चर्चा शुरू हुई है। लेकिन एनडीए, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसने माइक्रो सर्वे का अभियान शुरू कराया है। आपको यह खबर हम सुबह सुबह बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, मतलब मोदी और शाह की टीम के लोग बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने टारगेट रखा है बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी है। 2019 के चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, तब 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो देखिए, जब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अपने को इस तरीके से डिजाइन कर लिया है और वहां दिन रात चुनाव पर काम होता है कि इस तरीके से टिकट का फैसला 2024 के चुनाव के लिए नहीं होना है। बीजेपी के टिकट के फैसला, या यूं कहें कि बीजेपी के साथ रहने वाले सहयोगी दलों के टिकट का फैसला भी, कि 2-4 नेताओं को आपने सेट कर लिया और बात बन गई, टिकट लेकर आप आ गए। देखिए, कुछ महीने पूर्व, 2 महीने पहले, जब नरेंद्र मोदी देश के सांसदों से मिल रहे थे, बीजेपी के सांसदों से, तब भी उन्होंने कहा था, मुझे वो काम बताइए जो आपने अपने क्षेत्रों में किया है। सिर्फ मोदी के नाम से काम नहीं चलने वाला है। तो आपको यह जानकारी हम दे रहे हैं और यह जानकारी पक्की है। मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका भी मिला है। मोदी और शाह के जो लोग पहुंचे हैं, वे देश की टॉप 3 एजेंसी में जो चुनावी सर्वे का काम करते हैं, पोल स्ट्रेटजी तय करते हैं, उनके लोग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। किसी एक एजेंसी को कुछ भी रिकमेंड करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जब वे रिकमेंड करेंगे तो फिर क्रॉस चेक होगा कि दूसरी एजेंसी जो सर्वे करने गई थी, और अभी सर्वे क्या चल रहा है? सर्वे चल रहा है जो उम्मीदवार हैं, जो स्वयं को उम्मीदवार बता रहे हैं, दावेदार हैं, उनका क्षेत्रों में क्या हाल है, उनकी पॉपुलैरिटी का थर्मामीटर क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के जीते हुए 17 सांसद हैं। तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सभी 17 सांसदों को टिकट मिल ही जाएगा। कई सारे सांसद बेटिकट होंगे। देखिए, जब हमने पता करने की कोशिश की कि जो ये माइक्रो सर्वे चल रहा है, कि ये जो लोग जो इस बात के एक्सपर्ट हैं, मिजाज पढ़ते हैं, जनता की नजरों में लोग क्या हैं उसे समझते हैं, तो क्या जानना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में इन 3 एजेंसियों की टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सैंपल से यह जानने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ने को आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन लोग लालायित हैं, कौन कौन लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, कब से दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी संभावनाएं क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं। तो बीजेपी सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करा रही है। और ये रिपोर्ट सीधे
बीजेपी के हेडक्वार्टर को सौंपी जाएगी, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होगी। हमने पहले ही कहा कि 2-4 लोगों को आप सेट कर लेंगे और बीजेपी का टिकट हासिल कर लेंगे, यह 2024 में संभव नहीं होने वाला है। तो देखिए एक एक दावेदार की, उनकी योग्यता, उनकी कमजोरी, वे क्षेत्र में कितने पॉपुलर हैं, और जो बीजेपी के जीते हुए 17 सांसद हैं, उनका थर्मामीटर भी लगाया जा चुका है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ क्या है। पिछले 4.5 वर्षों में, या यूं कहें अब तो 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन्होंने क्षेत्र में अपनी पहचान कैसी बना रखी है। 2019 में वे जीते, फिर 2024 आ गया, इस बीच उन्होंने जनता के बीच संवाद कैसा स्थापित किया, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मोदी के नाम के अलावा यदि मोदी के नाम को हटा दें तो उनकी जीत की संभावनाएं क्या रह जाती है। तो बहुत ही बड़ा सर्वे चल रहा है और यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। देखिए, मीडिया के साथियों से भी ये चुपके चुपके मिल रहे हैं। यह जो टीम है, जो सर्वे टीम है, इनकी एक प्रकृति है, नेचर है। ये कुछ बताते नहीं हैं, आपकी बातों को पढ़ लेते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार कराते हैं। देखा जा रहा है कि जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वे अपनी बातों को किस माध्यम से, किस तरीके से जन जन तक पहुंचाते हैं, उनका डिजिटल प्रेजेंस क्या है, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी क्या है। जो यूट्यूबर्स हैं, यदि वे उनका वीडियो अपलोड करते हैं तो उन्हें कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है, रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था, अमित शाह का भी स्टैंड क्लियर है कि उम्मीदवार एक ही होगा और उसके पास कमल निशान होगा, बाकी सारे को मदद करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने इस बात के भी संकेत पहले से दे रखे हैं कि कुछ सांसद ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेहतर कार्य किया होगा, लेकिन गठबंधन धर्म के दायित्व के तहत उन्हें बेटिकट होना पड़ सकता है। वैसे भी आपको पता है कि बिहार में उम्र को लेकर, बीजेपी के सांसदों की उम्र को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है। कहा जाता है कि 70 साल से अधिक वाले बेटिकट हो सकते हैं। इनमें राधा मोहन सिंह का नाम लिया जाता है, अश्विनी चौबे का नाम लिया जाता है, रविशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है, गिरिराज सिंह का नाम लिया जाता है, रमा देवी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे तमाम नाम हैं। तो बीजेपी, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो किशनगंज हो, और इतना ही नहीं, देखिए बीजेपी उन लोकसभा क्षेत्रों में भी जहां यह बात तय मानी जा रही है कि गठबंधन के दूसरे घटक दल लड़ेंगे, वहां भी सर्वे टीम के लोग पहुंचे हुए हैं कि जो संभावित उम्मीदवार हैं गठबंधन दल के, वे कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी दावेदारी क्या है, क्या वे जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, या बातें ऐसी ही हैं। देख ही रहे हैं, दूर दूर से लोग पहुंच जा रहे हैं चुनाव लड़ने को। चुनावी मौसम आता है तो ऐसे लोग दिखाई, जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। और इस बात को भी समझिए कि बीजेपी ने जब सहयोगी दलों की संभावित सीटों पर भी सर्वे का काम शुरू कराया है, तो अभी बीजेपी के साथ सहयोगी दल में लोजपा रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी भी लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी के आने की संभावनाएं भी व्यक्त की जाती है। तो जो टिकटों का फैसला होगा, सुप्रीमो की बात छोड़ दीजिए, घटक दल के सुप्रीमो की बात, बाकी जो उनके खाते की सीटें होनी है, ऐसे नहीं हो जाएगा कि हां आपको हमने 4 सीटें दे दी या 2 सीटें दे दी, ये फला फला सीटें हैं और आप उम्मीदवार तय कर लीजिए। तो देखिए, जो ये सर्वे चल रहा है, इसमें उम्मीदवारों की पहचान की जा रही है।
बड़ी पहचान की जा रही है। और सिर्फ उम्मीदवार की पहचान ही नहीं हो रही है, हमने जो पता करने की कोशिश की है, लोगों से जो जाना जा रहा है, इसका भी पता किया जा रहा है कि नीतीश कुमार साथ रहे तो कितना फायदा होगा, नीतीश कुमार यदि इंडिया अलायंस में रह गए तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि जो सर्वे हैं, जो अभी कई टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए हैं, उनमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि नीतीश कुमार यदि इंडिया अलायंस में रहते हैं, बिहार में इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ता है, तो 40 में से 20 से अधिक सीटें, मतलब आधी से अधिक सीटें, 22-23 भी हो सकती हैं, वह इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती है। तो इस प्रकार एनडीए को नुकसान हो सकता है। लेकिन अमित शाह किसी भी नुकसान को सहने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो सर्वे किया जा रहा है, वे उन मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं जिस जाति और समूह पर बीजेपी की विशेष नजर है। सवर्ण मतदाताओं को अपने पक्ष में तो बीजेपी मानती ही है, लेकिन बिहार की असली लड़ाई ईबीसी मतदाताओं की है, अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं की, जिसे पचपनिया पचफोरना भी कहते हैं। और पिछले चुनाव तक इस जाति के मतदाताओं के मालिक नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन इस वोट बैंक में, नीतीश कुमार के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी की है। अब बीजेपी सर्वे टीम के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रही है कि सेंधमारी कितनी हुई है और कितने प्रतिशत मत हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जीत ये मतदाता ही सुनिश्चित करेंगे। फिर बिहार के लवकुश समीकरण की बात होती है, जो टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं टूट ही गया है, कुछ मतलब कुशवाहा अब बहुत ही कम संख्या में नीतीश कुमार के साथ रह गए। देखिए, यादव मतदाताओं से भी समझना है, समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की बात अलग, लोकसभा चुनाव में क्या बिहार के यादव आंख मूंदकर लालू यादव की पार्टी को वोट देंगे, उनके उम्मीदवार को वोट देंगे, या फिर देश के नाम पर, मोदी के नाम पर बीजेपी को भी वोट देंगे। ये जो सर्वे है, यादव उम्मीदवारों की पहचान, यादव उम्मीदवारों की संख्या को भी तय करेगा। देखिए, 22 जनवरी को रामलला पधारने वाले हैं अयोध्या में, तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी इसे भी पता कर रही है, क्योंकि बिहार में कहा जाता है बिहार एक टफ स्टेट है बीजेपी के लिए, बीजेपी भी मानती है। हिंदी पट्टी के करीब करीब सभी राज्यों में बीजेपी ने शासन कर लिया है, लेकिन बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है। तो बीजेपी की नजरें बिहार में बहुत ही खास तरीके से है। दूसरी ओर यदि आप इंडिया अलायंस की स्थिति देखेंगे तो वहां तो कुछ अभी स्पष्ट ही नहीं है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के कन्वेनर बनाए जाएंगे, कब बनाए जाएंगे, यह प्रश्न है। अब तो सीधे तौर पर जेडीयू के लोग कहने लगे हैं कन्वेनर की क्या बात, आप सीधे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। जेडीयू की तैयारी जनजागरण यात्रा शुरू करने की है, जो झारखंड से होनी है। 29 दिसंबर की जो बैठक हुई थी जेडीयू की नेशनल काउंसिल और नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें यह फैसला हुआ था। और बिहार में गठबंधन के परिवर्तन की आहट भी सुनाई पड़ ही रही है। लोग कहते हैं सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में दही जमने में भी वक्त लगता है। दही जमाने को कंबल ओढ़ाना पड़ता है, तो वही वक्त लग रहा है। और खींचतान, देखिए, बीजेपी में एनडीए में बीजेपी डिक्टेट करेगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक में क्या स्थिति है, बिहार की ही बात करें। आज ही सुबह अखबारों में हमने पढ़ा, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा ने कहा कि हमें सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी से बात करनी है, कांग्रेस से बात नहीं करनी है। कांग्रेस से बात आरजेडी करेगी, मतलब कांग्रेस को तवज्जो देने की स्थिति में या
तवज्जो देने के मूड में जेडीयू नहीं दिखाई पड़ रही है। खींचतान बिहार में कांग्रेस के साथ चलती ही रहती है। 29 दिसंबर को नीतीश कुमार ने नेशनल काउंसिल में भी अपनी पीड़ा जाहिर की थी। ये कांग्रेस वाले हमारा प्रचार नहीं करते हैं, नहीं होने देते हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार मंत्रिपरिषद में कांग्रेस के मंत्रियों को जो नियुक्त किया जाना है, बनाया जाना है, उसे बना दीजिए। बात 1 और 2 पर अटक गई। अब तक बात स्पष्ट नहीं हुई। नीतीश कुमार ने किसी को मंत्री नहीं बनाया। वे जब इस संबंध में सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर देते हैं कि यह तो इनका काम है, इन्हें तय करना है। तो कांग्रेस को स्पष्ट संजय झा ने कहा है कि कांग्रेस की सीटों का फैसला, कितनी सीटों पर, कांग्रेस 8 से 10 सीटें की मांग कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 सीटों से अधिक, बहुत हुआ तो 5 सीटें। एक फार्मूला बताया भी जा रहा है बिहार में 16-16 सीटें आरजेडी और जेडीयू, या 17-17 सीटें। कांग्रेस 4 से 5 सीट, माले 2 सीट और वामपंथी पार्टियों को 1 सीट। तो ये फार्मूला इस पर सहमति बनती है कि नहीं बनती है। जेडीयू ने एक बात और कह दी है, जो हमारी जीती हुई सीटें हैं 16 सीटें, उस पर कोई समझौता नहीं होना है। अब देखिए, ये बड़ी शर्त जेडीयू ने रख दी है, क्योंकि आपको पता है 2019 के चुनाव में आरजेडी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। जो आरजेडी के दावे की सीटें हैं उन पर जेडीयू को 2019 में जीत मिली हुई है। तो जब ऐसे में जेडीयू ये कहेगा कि जीती हुई सीटों पर कोई बातचीत नहीं होगी, तो बड़ा सवाल यह होगा कि आरजेडी के जो मजबूत दावेदार हैं वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो सीटों की अदला बदली का मसला भी फंसेगा। लेकिन बीजेपी और जेडीयू आरजेडी के फर्क को आपको समझना होगा, कांग्रेस के फर्क को समझना होगा कि बीजेपी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कर रही है उम्मीदवारों के चयन के मामले में भी। सभी लोकसभा क्षेत्रों में 3-3 सर्वे एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, ताकि कोई एक सर्वे एजेंसी किसी के साथ सेट होकर कोई गलत रिकमेंडेशन न कर दे। और उधर सीटों का फैसला ही नहीं हो पा रहा है। फिर आप जानते हैं कि इन पार्टियों में परंपरा है, परिक्रमा करो और टिकट हासिल कर लो। सीतामढ़ी को लेकर घमासान देख ही रहे हैं कि जब देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी कि उन्हें नीतीश कुमार ने कह दिया है, और जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही ऐलान किया, तो महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वे इकट्ठा हो गए। पहले तो महागठबंधन के नेताओं में ही कई नेता चुनाव लड़ना चाहते थे जेडीयू से, आरजेडी से, लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर की सक्रियता को देखते हुए सभी इकट्ठा हो गए। कल पटना के चाणक्य होटल में मीटिंग की और बातें इतनी तक कह दी। देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह रहे उम्मीदवार एक ही होगा और उसके पास कमल निशान होगा, लेकिन इधर कहा जा रहा है यदि वो उम्मीदवार हुआ तो बीजेपी की जीत तय है। मतलब उम्मीदवार तय करना छोड़िए, उम्मीदवार तय होने के बाद भी बगावत की आशंका बनी हुई है। तो बिहार में यह सर्वे चल रहा है, अगले कुछ दिनों तक और भी यह सर्वे चलेगा। सैंपल साइज इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों का चयन जो होना है, इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बीच टिकटों की रेस भी हम शुरू करेंगे जल्द ही लाइव स्टेज पर। आपको बताएंगे कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र और वहां कौन कौन से उम्मीदवार किस किस प्रकार की तैयारी में जुटे हैं, किनकी दावेदारी में दम है, किनकी दावेदारी कमजोर है, किन्हें किस नेता का विश्वास प्राप्त है, और कौन से उम्मीदवार दावेदार किस तरीके की कसरत कर रहे हैं। जनता का समीकरण क्या है, जातियों का समीकरण क्या है। वैसे 2024 के चुनाव का समीकरण कुछ अलग ही रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन सारी खबरों पर
हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।